तो चलें हम चेक करते हैं कि विंडो अगर क्लोज़ हो रही हो और अगर इसमें किसी का हाथ आ जाए तो ये रुकती है या ये नहीं रुकती। सो यस, इसमें एंटी पिंच भी आपको दिया जाता है। अगर यहाँ पर मैं अपना हाथ रखता हूँ तो आप देखें कि ये उसको टच करते ही वापस चली जाती है और पूरी की पूरी डाउन नहीं होती, आधी ओपन होगी और ये यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ये बहुत कूल फीचर है इसका। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो कि न सिर्फ 660 सीसी इंजन के साथ है बल्कि ये गाड़ी सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियां बेसिकली लोग लेते हैं बेहतरीन फ्यूल एवरेज की वजह से, क्योंकि उन गाड़ियों की फ्यूल एवरेज सिटी ड्राइविंग के लिए या हाईवे ड्राइविंग के लिए दोनों ही केसेस में बेहतरीन किस्म की आती है। लेकिन अगर 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में भी आपको सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी मिल जाए तो उसकी फ्यूल एवरेज तमाम गाड़ियों में सबसे ज़्यादा होती है। तो रफली अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम से 27 किलोमीटर से लेकर 35 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है और इस गाड़ी का आज हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। सो बेसिकली ये है जैपनीज़ ऑल्टो 9th जनरेशन और आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ इस गाड़ी की प्राइस बताई जाएगी, तमाम तर फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हो तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर। अगर मॉडल की बात करें तो ये 2022 का मॉडल है। इस गाड़ी का पैकेज जो है वो L पैकेज है और साथ ही साथ ये इंपोर्ट है 2025 की बिल्कुल फ्रेश, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस गाड़ी को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया गया। और अगर प्राइस की बात करें तो 37,50,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और सबसे मज़े की चीज़ ये कि ये एक ग्रेडेड व्हीकल है, 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी का, जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है जो कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पर इस वक्त लगी है। तो आप इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री मालूम करवा सकते हैं कि जब ये जापान से निकलने के बाद ये किस कंडीशन में थी, वो सारी हिस्ट्री इस गाड़ी की मौजूद है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ही ऑक्शन शीट के साथ वहाँ से निकली थी बिल्कुल एज इट इज़ कंडीशन में आपके सामने ये गाड़ी मौजूद है। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को ज़रा तफसील से देखेंगे। प्राइस वगैरह तो मैं आपको इसकी ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉडल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ग्रेड के बारे में भी। अब हम आते हैं इस गाड़ी के फ़ीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। तो हमारे पास आती है एक रिमोट की। ये बिल्कुल बेसिक की है जिसके ऊपर आपको सुजुकी के बैज के साथ साथ लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है और इसी एक बटन से गाड़ी लॉक भी होती है और इसी एक बटन से गाड़ी अनलॉक भी होती है। अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको स्टार्ट करके इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूं और फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी होंगी और साथ ही साथ ऑफ़ भी होंगी। आपको खुद अपनी मर्ज़ी से इन लाइट्स को ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आपके लिए डिसाइड करेगी कि बाहर लाइट ज़्यादा है तो ऑफ़ कर देगी लाइट्स को, अंधेरा हो रहा है तो लाइट्स को ऑन कर देगी। तो ये एक बड़ा स्मार्ट फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। बाकी क्योंकि ये 9th जनरेशन है तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की ऑल न्यू शेप आपको नज़र आएगी जो कि न सिर्फ 8th जनरेशन से ज़्यादा एरोडाइनमिक भी है बल्कि कैबिन स्पेस के मामले में ये गाड़ी उससे ज़्यादा स्पेशियस भी है। और कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली ये जैपनीज़ है तो होगी ही, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियाँ नॉर्मली पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ 660 सीसी इंजन वाली आती हैं जैसा कि ऑल्टो वगैरह, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल समझी जाती है और होती भी है। अच्छा, लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपको मिलती हैं सिंपल क्रिस्टल लाइट्स जो कि हेलोजन बल्ब्स के साथ आती हैं, लेकिन इसकी शेप बड़ी ही खूबसूरत है। नीचे इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं जो कि लाइट्स के अंदर ही डिज़ाइन हुए हुए हैं और वो भी हेलोजन बल्ब में ही आपको दिए जाते हैं। अच्छा, फ्रंट साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ख़ास फीचर आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलते, रेडार या इस तरह का कोई भी फ़ीचर आपको नहीं मिलता, ना ही कैमरा मिलता है। लेकिन इसके फ़ीचर्स हैं उस तरह के सारे यहाँ पर। अगर आप देखें तो इसमें ये ऊपर आपको 2 कैमरास वगैरह लगे हुए नज़र आएंगे जो कि इसके ऑटो ब्रेकिंग के फ़ीचर को कंट्रोल करते हैं। और यस, इस गाड़ी के अंदर ऑटो ब्रेकिंग यानी कि एंटी कोलिजन सिस्टम का फ़ीचर भी आपको दिया जाता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो जापान से जितनी भी 660 सीसी इंजन वाली इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं उनमें से 80 से 85% व्हीकल्स के अंदर रिम्स आपको सिंपल स्टील वाले ही मिलते हैं। तो इसके अंदर भी आपको वही स्टील रिम्स मिलेंगे, प्लस इसके ऊपर व्हील कैप आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। और अगर टायर साइज़ की बात करें तो ये 14 इंचेस के रिम्स को यूज़ करती है और इस गाड़ी के ऊपर आपको डनलॉप का टायर
प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, क्योंकि जापानीज़ 660 सीसी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जापान से उनके ऊपर डनलॉप के टायर्स ही आते हैं। और ये गाड़ी अगर माइल्स की बात करें तो 24,000 किलोमीटर चली हुई है। तो जापानीज़ टायर्स जो हैं उनको आप बिल्कुल आराम से, बहुत ही आराम से 60 से 70,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो अभी ठीक ठाक ज़िंदगी इन टायर्स की बाकी बचती है। साइड मिरर्स इसके ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और इंटीरियर में चलकर हम इसके फ़ीचर्स को, मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिखाएंगे भी। डोर लैचेज़ सिंपल बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आपको मिलते हैं। बेसिक गाड़ियों की तरह इसमें की होल भी दिया जाता है, तो अगर मैन्युअली कभी आपको गाड़ी को अनलॉक करना पड़ जाए तो आप वो फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो सेमी हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं 660 सीसी इंजन वाली, उनमें या तो यहाँ पर एक ENE चार्ज का बैज लगा होता है या सेमी हाइब्रिड का बैज होता है। इस गाड़ी में इस तरह का कोई भी एक्सटीरियर में ब्रांडिंग या बैजिंग आपको नहीं मिलती, लेकिन असल में ये गाड़ी सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये ENE चार्ज वाला वेरिएंट है, जो कि जब आप ब्रेक करते हैं तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट होती है, उसके नीचे एक छोटी सी बैटरी होती है जिसमें इंस्टॉल करता है। अब वो बैटरी गाड़ी के काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल्स को चलाने में हेल्प करती है, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं गाड़ी के जनरेटर से जब गाड़ी स्टार्ट होती है। अब इस केस में क्योंकि जनरेटर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, तो इंजन के ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा और इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तरीके से काम भी करेगा। तो उस वजह से ये गाड़ी आपको नॉर्मली आराम सुकून से 27 से लेकर 35 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। सो यस, 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में अगर हम सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज की बात करें तो वो ये ENE चार्ज वेरिएंट्स आपको देते हैं, जो कि ये भी है। बाकी फीचर्स में आपके पास ब्रांडिंग वगैरह तो सारी यहाँ पर मौजूद है। लाइट्स रियर साइड पर हेलोजन में आपको दी जाती हैं। अच्छी बात ये कि इस गाड़ी की रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको रिवर्स पार्किंग में अच्छी खासी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर मैं इसका ये ओपन करके आपको दिखाऊं इसका बूट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बूट स्पेस जो है वो भी ठीक ठाक है। मतलब ओके किस्म की बूट स्पेस आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि बूट स्पेस बिल्कुल ही यूजेबल ना हो, बहुत ही तंग जगह हो, तो इस तरह का सीन कोई भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप अगर ये देखें तो नीचे हमारे पास तमाम तर वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो किसी भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी के अंदर होते हैं या किसी भी उस गाड़ी के अंदर होते हैं जिसमें आपको स्पेयर रिम नहीं मिलता। सो ये आपके पास सीलेंट लिक्विड आ जाता है, जो कि अगर आपका टायर खुदा न खास्ता पंचर होता है तो ये आप उसके टायर के अंदर इंजेक्ट करके उसको सील कर सकते हैं टायर को, ताकि वहाँ से जो हवा लीक हो रही है वो बंद हो जाए। अब इसे यूज़ कैसे करना है? सो ये बेसिकली कनेक्ट होती है इसके इस एयर पंप के साथ, और कनेक्ट करने के बाद आप इस पंप को चलाते हैं तो ये इसके पाइप से होती हुई गाड़ी के टायर में चली जाती है, और वो इस तरीके से ये चीज़ प्रॉपर काम करता है। और उसके साथ साथ आपके पास ये जैक वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। अगर इन केस आपको टायर ओपन करना पड़ जाए तो वो चीज़ भी आपको उसके लिए भी टूल्स जो हैं वो प्रॉपर दिए गए हैं। अच्छा, एक्सटीरियर तो हमने इस गाड़ी का सारा देख ही लिया। खैर आपको लगेगा कि यार कोई इतने ज़्यादा फ़ीचर्स तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में है नहीं, लेकिन जापानीज़ गाड़ियों में आपको ज़्यादातर फ़ीचर्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर चलकर मिलते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात भी करते हैं। बल्कि सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल टाइप के आपको मिलते हैं। तो ये एक बटन आपको दिया गया है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके मिरर्स आप देखें ये फ़ोल्ड भी होंगे और अनफोल्ड भी होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल हैं। इसको आपको हाथ से फ़ोल्ड और अनफोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे पहला फ़ीचर तो यही है। अच्छा, तो चलें हम चेक करते हैं कि विंडो अगर क्लोज़ हो रही हो और अगर इसमें किसी का हाथ आ जाए तो ये रुकती है या ये नहीं रुकती। सो यस, इसमें एंटी पिंच भी आपको दिया जाता है। अगर यहाँ पर मैं अपना हाथ रखता हूँ तो आप देखें कि ये उसको टच करते ही वापस चली जाती है और पूरी की पूरी डाउन नहीं होती, आधी ओपन होगी और ये यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ये बहुत कूल फीचर है इसका। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स में अब क्योंकि ये जापानीज़ व्हीकल है तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स और स्विचेस मिलेंगी, जिसमें देखें तो आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको इको आइडल दिया जाता है, जो कि फ्यूल बचाने में आपकी और ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये इको आइडल बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी है ये हम थोड़ा सा आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एंटी क्लेयन सिस्टम है और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आपको इसमें हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट भी दी जाती है। अच्छा, जितनी भी की कार्स होती हैं ये जो जापान से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इनका बेसिक पर्पस होता है सिटी के अंदर ड्राइव करना, स्मॉल साइज़ के अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करना और साथ ही आपको कंफर्ट और स्पेशियस कैबिन प्रोवाइड करना।
तो बेसिकली इन गाड़ियों को डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ होता है कि इन गाड़ियों के अंदर एक एक इंच स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ होता है और छोटे साइज़ की गाड़ी को एक प्रॉपर प्रैक्टिकल व्हीकल बनाने के लिए हर वो चीज़ जो मुमकिन हो सके वो की जाती है। अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये गाड़ी यानी चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसके लिए आपको यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपको एक बैटरी नज़र आ रही होगी जो कि ब्रेक्स से इलेक्ट्रिसिटी लेते हुए चार्ज होती है। अब इस बैटरी का मकसद आपका फ्यूल बचाना होता है बेसिकली। इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें एक इको आइडल वाली टेक्नोलॉजी भी होती है और ये करती ये है कि जब आपने गाड़ी को डी गियर में आपकी गाड़ी है और आप चला रहे हैं, अचानक से आपने रोड पर देखा सिग्नल रेड हो गया और आपने गाड़ी रोक ली। अब जैसे ही गाड़ी मूविंग से स्टैटिक पोजीशन पर आती है और जैसे ही गाड़ी के टायर्स रुक जाते हैं, फ़ौरन से कंप्यूटर उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ कर देता है। अच्छा, अब ऑन कब होता है? आपने जैसे ही ब्रेक से पाँव लिफ्ट किया, इंजन दोबारा से स्विच ऑन हो जाएगा। अब ये करता ये है कि अगर आपने शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए गाड़ी को चलाना है तो ऑब्वियसली आप सिग्नल्स के ऊपर भी बार बार रुकेंगे और बार बार गाड़ी चलती रहेगी, यानी कि अगर गाड़ी मूव नहीं हो रही तो बग़ैर मूव किए गाड़ी का इंजन जो है चलता रहेगा और आपका फ्यूल वेस्ट होता रहेगा। तो ऐसे केस में शुरू में तो आप 2-4 दिन में 5 दिन में आपको लगेगा कि यार ये कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उस पूरी रेशो को निकालें और 1 साल से 2 साल के अरसे के अंदर अपनी फ्यूल कंजम्पशन को देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि यार वाकई ये फ़ीचर बड़ा कमाल का है। ये ठीक ठाक आपका फ्यूल की मद में बचत कर लेता है। लेकिन इस फ़ीचर को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपकी गाड़ी की बैटरी 100% चार्ज होनी चाहिए और जो बैटरी की हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी का इंजन बार बार स्विच ऑफ हो रहा होता है, बार बार स्विच ऑन हो रहा होता है, तो पावर बैटरी से ही आती है। तो ये आप मेक श्योर कर लें कि इको आइडल अगर आप ऑन रखते हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं तो तभी ऑन रखें। अगर आप ऑन रखते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जो कि इंजन कंपार्टमेंट में होती है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी यूज़ की जाती है वो वाली। यस, ये 2 फीचर्स इस तरीके से काम करते हैं और इन्हीं कुछ फीचर्स को मिलाकर फिर इसका इंजन काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये गाड़ी आपको इतनी ज़बरदस्त फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, यानी कि 27 से 35 की एवरेज। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो होंडा CG125 बाइक आता है, लोग क्लेम करते हैं कि वो 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलता है। अब कहाँ बाइक जिसके ऊपर आप 2 टायर्स पर सफ़र कर रहे हैं, एक बंदा सफ़र कर रहा है, और कहाँ ये गाड़ी कि आप प्रॉपर एक व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और 4 बंदे सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यस, इन सारे फीचर्स को मिलाकर ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। स्टीयरिंग व्हील हम चेक करते हैं, नहीं जी, एडजस्टेबल नहीं है इसका स्टीयरिंग व्हील, बट स्टिल काफ़ी सॉफ्ट है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, सेफ्टी के लिए एयरबैग आपको दिया जाता है, और क्या चाहिए। अच्छा, ये नेविगेशन इसमें पैनासोनिक का लगा हुआ है और ये ओरिजिनल जापान से ही इसमें इंस्टॉल्ड आया है। पैनासोनिक का इसका जो मॉडल है शायद ये स्ट्राडा कुछ इस तरह का है, तो ये मॉडल नेम इसका लिखा हुआ है। बाकी ये नेविगेशन के साथ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप ये मैप्स वगैरह इसके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, डैशबोर्ड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर मटेरियल्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि ये कंज्यूमर लेवल वाली गाड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव व्हीकल नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स देखने को नहीं मिलते। प्लास्टिक यूज़ हुई भी आपको नज़र आएगी, बट स्टिल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वाली जो ऑल्टो है उसकी क्वालिटी को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर आपके पास ये जो एयर बैग वाला सेक्शन है, ये ब्लू कलर में डिज़ाइन हुआ है। ये भी प्लास्टिक ही है, लेकिन ये ब्लू कलर में होने की वजह से थोड़ा सा और भी ज़्यादा लुक्स गुड वाली बात है और प्रीमियम लगता है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये 3 स्पोक है। लाइट्स के लिए आपको ऑटोमेटिक का फीचर मिलता है, तो आपको बार बार लाइट्स को ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑटो पर रख लें, बाहर का माहौल गाड़ी डिटेक्ट करेगी। लाइट ज़्यादा हुई तो इसकी हेडलाइट्स ऑफ हो जाएंगी, कम हुई लाइट तो इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। उसके साथ साथ ये गाड़ी आती भी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, तो फ्लॉलेस किस्म की ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है। कोई जर्क्स, कोई झटके, कुछ भी आपको नहीं मिलता। इसमें लो गियर का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो अगर आप उतराई में आ रहे हैं या आप किसी पहाड़ी एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो लो गियर में आप गाड़ी को ड्राइव अगर करते हैं तो फिर उस केस में गाड़ी ब्रेक्स का यूज़ कम से कम करती है और इंजन ब्रेकिंग करके ये गाड़ी ख़ुद को रोकती है। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको एक हीटेड सीट मिलती है। नॉर्मली 2 होती हैं, लेकिन इसमें एक है, और यहाँ पर पावर आउटलेट भी आपको मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक हीटेड सीट वाला क्या फ़ंडा है, क्योंकि सीट्स तो फ्रंट पर 2 हैं। तो बेसिकली जापान में क्या होता है कि लोग
गाड़ी अपनी मर्ज़ी से बनवाते हैं, अपनी ज़रूरत के टेस्ट के मुताबिक। जैसा आप पाकिस्तान में किसी भी फ़ास्ट फूड वाले स्टोर पर चले जाएं, आप अपने लिए पिज़्ज़ा बर्गर का ऑर्डर जब देते हैं और आप उस बंदे को ऑर्डर देते हुए ये लिखवाते हैं कि भाई इसमें मसाले कम रखना, मिर्चें ज़्यादा रखना, चीज़ ज़्यादा रखना और चिकन की अमाउंट जो है उसको भी ज़्यादा रखना। जैसे हम खाने का ऑर्डर पाकिस्तान में देते हैं, जापान में बिल्कुल वैसे ही गाड़ियों का ऑर्डर दिया जाता है। तो कस्टमर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली फ़ीचर्स ऐड भी करवा सकता है और स्किप भी करवा सकता है। अब ये जो गाड़ी जापान में जिस बंदे ने ब्रांड न्यू ली होगी, वो सिर्फ़ एक बंदा गाड़ी को चलाता होगा और दूसरा बंदा बिल्कुल उसके साथ नहीं बैठता होगा। ज़्यादा टाइम में ड्राइवर ही गाड़ी चलाता होगा। तो क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो हीटेड सीट भी सिर्फ उसने अपने लिए ही रखवाई है। पैसेंजर सीट की उसको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने वो फ़ीचर स्किप करवा दिया होगा। तो आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर एक चीज़ में बचत की जा सकती है तो जापानीज़ इंतहाई एफिशिएंट तरीके से सोचते हैं और जितनी ज़रूरत है चीज़ बस उतनी ही रखवाते हैं। तो इसमें आपको हीटेड सीट सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलती है। तो यस, आप इस फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। अब जापानीज़ गाड़ियों में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जापान से जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो हम ज़्यादातर उस गाड़ी को देखते हैं जब ऑक्शन हो रही होती है, तो हम देखते हैं कि गाड़ी का ग्रेड अच्छा हो। जो ऑक्शन ऑफिसर है ऑक्शन हाउस में, उसने गाड़ी को ग्रेड अच्छा दिया हो। अब ग्रेड अच्छा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी के फ़ीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ीचर्स गाड़ी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि ग्रेड अच्छा हो ताकि गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, लो माइलेज हो। तो वो तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ें इसमें हैं। 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी का, लो माइलेज है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है और जापान में ही चली हुई है, पाकिस्तान में ड्राइव नहीं हुई हुई। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको स्टोरेज ट्रे एक मिलती है जो कि अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है और यहाँ आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा हैंड ब्रेक आपके पास बिल्कुल बेसिक मैनुअल वाली आ जाती है। अच्छा जी, अगर सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स मेरे ख्याल से अब तक की मैंने जितनी भी जापानीज़ गाड़ियों की सीट्स देखी हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीन सीट्स हैं। क्योंकि अगर आप इसकी ये कुशनिंग देखें, ये अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अमाउंट देखें आप कितनी ज़्यादा है। तो पैडिंग बहुत ज़्यादा है और फिर आप इस सीट्स को देखें तो ये इंतहाई कंफर्टेबल किस्म का सिटिंग पोस्चर आपको ऑफ़र करती हैं। तो आप लंबे सफ़र पर इस गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। मुझे जो शिकायत ऑल्टो में होती थी, अभी भी है, वो ये कि उस गाड़ी की जो लंबा स्पोर्ट है पाकिस्तानी वाली की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो लंबे सफ़र पर आपको क्योंकि लंबा सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए आपकी कमर, लोअर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। लेकिन इस गाड़ी की सीट में प्रॉपर उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको फ़ील होता है कि यार लंबा सपोर्ट वाली जगह पर एक प्रॉपर सपोर्ट है। तो आप लंबे टाइम के लिए भी इस गाड़ी को अगर चलाएँगे तो आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर सीट्स का कलर बहुत मज़े का है। ये बकेट सीट्स हैं तो आप को हाई स्पीड पर भी ये गाड़ी अच्छी तरीके से होल्ड करेगी। और सबसे मेन चीज़, सेफ्टी के मामले में भी इस गाड़ी में कोई कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई। 2 एयरबैग्स आपको फ्रंट पर मिलते हैं। इसके साथ साथ सीट्स में भी इसके एयरबैग्स इंस्टॉल्ड हैं। तो यस, खुदा न खास्ता अगर इस गाड़ी में आपका कोई हादसा होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑल्टो की निस्बत आप इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी, इस गाड़ी के नंबर्स जो हैं वो 10 में से 10 पूरे हैं। अच्छा, न सिर्फ इस गाड़ी की सीट्स बहुत ज़्यादा आरामदेह हैं, बल्कि आप ज़रा लेग स्पेस चेक करें, ये देखें। तो अभी आपने फ्रंट पर मुझे बैठा हुआ देखा ही था और मैं बड़े ही कंफर्टेबल किस्म के अंदाज़ में बैठा हुआ था फ्रंट सीट पर। उसके बावजूद मेरे पास यहाँ पर लेग स्पेस जो है ये कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा ही एम्पल है और इंतहाई कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ यस, ये गाड़ियाँ सिर्फ 4 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन होती हैं, तो दरमियान में आपको एक हम्प मिलता है। तो वैसे तो अगर आप 5वां बंदा बिठाना चाहें तो आप बिठा तो सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, एडजस्ट भी हो सकता है। लेकिन शहर के लिए, शॉर्ट जर्नीज़ के लिए आप 5 बंदे भी इसमें सफ़र कर सकते हैं और हेड स्पेस भी इसमें बहुत अच्छी और शानदार मिलती है। अच्छा, ना सिर्फ इस गाड़ी की सीट्स में आपको एयर बैग्स मिलते हैं, बल्कि इसके ये जो सेंटर वाले पिलर्स हैं, यहाँ भी आपको एयर बैग्स दिए गए हैं। तो अगर मैं एयर बैग्स की टोटल तादाद काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर नी एयर बैग आपको मिलता है तो फिर 6 से 7 एयर बैग। 6 तो कंफर्म है, 7 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आप सोचें कि कितनी ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल इस गाड़ी में रखा गया है। अच्छा, रियर साइड पर पैसेंजर्स के लिए आपको लेग स्पेस बहुत अच्छी मिलती है, बहुत डिसेंट मिलती है और बैक सपोर्ट काफ़ी मज़े की है। इसकी सीट बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही कंफर्टेबल है और आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल इस पर बैठकर नहीं फ़ील करते। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू सुजुकी ऑल्टो 2021
एल पैकेज का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट किस्म की व्हीकल ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहता है जो ना सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट भी हो, कंफर्टेबल भी हो, सेफ्टी के मामले में भी टॉप नॉच हो, और सबसे बड़ी बात यह कि जापानीज़ गाड़ियों में आने वाले तमाम फीचर्स आपको ऑफ़र करती हो और स्पीशियस हो, तो इस गाड़ी को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर हर रोज़ मिलते रहें। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। एक और चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड, या यहाँ पर मौजूद बाकी जितनी भी 660 सीसी इंजन वाली व्हीकल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।